हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऋषभ। यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी नाउ। पिछले लेक्चर में हम सब एनसीईआरटी के महत्व को समझने का प्रयास किए। जैसा कि मैं पिछला वीडियो अगर आप सब नहीं देखे हैं तो पहले तो उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैं बताया कि 70 बीपीएससी में कुल साइंस के 25 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से 9 प्रश्न आपका सिर्फ एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के बुक से आया हुआ है और मैं पेज नंबर और चैप्टर भी ओल्ड एनसीईआरटी साइंस से मिलाकर दिया हूँ। तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लें और उसको देखने के बाद बाकी के जितने भी एनसीईआरटी की क्लास है जो कि मैं आपको करवाते चले जा रहा हूँ, उसमें आप शरीक हो जाएं, उसमें आप शामिल हो जाएं और एक एक वीडियो को बारीकी से पढ़ें और उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 7, पौधे एवं जंतु का संरक्षण। ये मैं ओल्ड एनसीईआरटी साइंस कवर कर रहा हूँ। अब इसमें मेनली जो पूरा चैप्टर का सार है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर बस लैंग्वेज बेसिस पे होगी, बस मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, तो उस टाइप का भी चैप्टर है, पर आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो पौधे और जंतुओं का संरक्षण, तो इस वाले चैप्टर में सिर्फ पौधे और जंतु का कैसे मानव द्वारा संरक्षण किया जाएगा इसके ऊपर डिस्कस किया गया है। तो एक एक करके हम सब बात करते हैं। पहला है वनोन्मूलन एवं इसके कारण। तो वनोन्मूलन शब्द का अर्थ होता है वनों को समाप्त करके भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, ठीक है। तो अगर कभी भी वनोन्मूलन शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वन को समाप्त करके कुछ कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है, तो इसको वनोन्मूलन बोलते हैं। वृक्षों की कटाई के क्या उद्देश्य हैं? तो वृक्षों की कटाई के कुछ उद्देश्य भी होते हैं, जैसे कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने और लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाना। तो ये मुख्य रूप से वृक्ष की कटाई के उद्देश्य हैं, ठीक है। वृक्ष क्यों काटा जाता है पहले ये समझेंगे। अब इससे हानि और फायदा हम सब बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उद्देश्य बता रहा हूँ। तो वनोन्मूलन शब्द जब भी आ जाए तो इसका अर्थ होता है कि वन को समाप्त करके कृषि योग्य भूमि बनाना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना और फर्नीचर वगैरह के लिए ईंधन का उपयोग करना। तो ये पहला टर्म आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से संरक्षण के ऊपर बात की। दूसरा क्वेश्चन है सूखा होने के क्या कारण है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरण को प्रग्रहण कर लेता है, ठीक है। इससे पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। एक्चुअल बात मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? पेड़ पौधा लेता है, सिंपल सा बात है। और हम सब पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। वनों की कटाई का उद्देश्य अभी आप देखें तो पेड़ पौधे के काटने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो बढ़ते जा रहा है। उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ते जा रहा है। और उसके बढ़ने की वजह से जितने भी ग्लेशियर वगैरह है, ठीक है, जितने भी ग्लेशियर वगैरह है वो पिघलते जा रहा है। उससे समुद्र का पानी बढ़ेगा और द्वीपीय देश डूबेगा। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पृथ्वी के ताप को बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला जो कारक है वो है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जब नहीं होगा तो सीधे इसका जल चक्र पर प्रभाव पड़ता है और जल चक्र पर प्रभाव पड़ने से क्या होगा कि वर्षा नहीं होगा और वर्षा में कमी होने से क्या होता है, सूखा पड़ता है। तो मेनली सब कुछ डिपेंड करता है, वनों की कटाई पे रोक लगना चाहिए, ठीक है। तो वन इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधा इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधा ही कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा रहेगा तो जल चक्र का संतुलन नहीं बिगड़ेगा और वर्षा समय पे होगी, मानसून समय पे होगा। उसकी वजह से क्या होगा, सूखा कभी भी नहीं पड़ेगा। तो ये मेनली रीज़न होता है सूखा होने का। इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मरुस्थलीयकरण सूखा का ही अगला वर्जन है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है, मतलब मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। जो जिस भूमि पे बड़ा बड़ा पेड़ लगा रहता है तो उसका जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, लेकिन आप पेड़ ही काट देंगे तो मिट्टी का कटाव हो जाएगा और मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखने लगती है और मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है, यानी उर्वरा शक्ति की कमी हो जाती है। तो धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसका अर्थ समझ में आ गया कि मरुस्थलीकरण का यही है कि धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होने लगता है और नीचे जितने भी चीज़ है यानी भूमि के अंदर पर्वत वगैरह और कठोर चट्टान वो सब दिखने लगता है और उसमें आप क्या उपज कर लेंगे। तो जो मरुभूमि है यानी मृत भूमि है जिसपे कोई चीज़ उपजाया नहीं जा सकता है, उसी को मरुस्थल बोलते हैं। और भारत का मरुस्थल का नाम थार है, आपको पता होगा। तो मरुस्थल बनने का प्रक्रिया यही है, सूखा है, सूखे के बाद ही मरुस्थल बनता है और भूमि कटेगा तो मरुस्थल में तब्दील होगा। बस इतना आप याद रख लीजिए। बस इसमें थोड़ा बहुत इस वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो इसी को बोलते हैं मरुस्थल, ठीक है। तो जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं उगेगा तो वो उस वाले क्षेत्र को हम सब मरुभूमि घोषित कर देंगे यानी मरुस्थल घोषित कर देंगे।
तो ये हो गया मरुस्थलीकरण। सूखा समझ गए हम सब, मरुस्थलीकरण समझ गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। एक टर्म आएगा बायोडाइवर्स या जैव मंडल, ठीक है। तो जैव मंडल जब भी आएगा तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जहां हम सब जीवन यापन करते हैं, ठीक है। सभी जीव जंतु, मानव, वृक्ष, सब कुछ अवेलेबल हो, पानी, हवा, सब कुछ अवेलेबल हो, उस वाले क्षेत्र पे जहाँ की सजीवों के द्वारा, चाहे वो जंतु हो, कीट हो, मानव हो, सजीवों के द्वारा जहाँ पे जीवन यापन किया जाता है उसी को जैव मंडल बोलते हैं। अभयारण्य क्या हुआ, आप अभयारण्य सुने होंगे। तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। वो खुले में रहते हैं, ठीक है, अपना नेचुरली घर में रहते हैं जानवर वगैरह, उस वाले क्षेत्र को अभयारण्य बोला जाता है। जहाँ पे मानव का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उस वाले क्षेत्र पे नेचुरल तरीके से, ये नहीं कि चिड़ियाघर वगैरह को अभयारण्य हम बोल सकते हैं, अभयारण्य उसको नहीं बोलते हैं। अभयारण्य का मतलब गया नेचुरली जंगल है और जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं और वहाँ पे मानव का कोई भी वो नहीं है कि हस्तक्षेप है। तो मेनली जंतु अपने ऑफिशियल घर में रहते हैं, अपने नेचुरल घर में रहते हैं जहाँ पे मानव का कम हस्तक्षेप होता है, ना के बराबर, उस वाले क्षेत्र को, उस वाले जगह को अभयारण्य बोलते हैं, ठीक है। अब इसी अभयारण्य से आगे कॉन्सेप्ट बना राष्ट्रीय उद्यान का। तो आइए राष्ट्रीय उद्यान को समझते हैं। तो वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, मान लेते हैं कि पहाड़ से पानी आ रहा है, वो जानवर यूज करता है अपने पीने के लिए। इसके अलावा जितने भी वन के पत्ती वगैरह हैं, पेड़ पौधे जो खाने योग्य है, वो उसका इस्तेमाल करता है। तो ऐसा क्षेत्र जो जंगल, आप समझ लीजिए नेचुरली जंगल है, वो चिड़ियाघर वाला जंगल नहीं, नेचुरली जंगल जहाँ पे मानव बिल्कुल नहीं जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान में मानव तो जाता है लेकिन कोई प्लास्टिक वगैरह का वस्तु लेकर के नहीं जा सकते हैं आप, बस आप देखने जा सकते हैं और वो खुले में जानवर रहता है, उसको आप परेशान नहीं कीजिए। तो इसी को राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं और भारत में अभी शायद नंबर 57 के आसपास राष्ट्रीय उद्यान है, ये आगे बढ़ जाएगा तो ये उतना याद रखने वाली बात नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता होता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसको बोलेंगे? इस क्षेत्र को बोलेंगे जहाँ जनजाति वगैरह भी रह रहा है, जानवर वगैरह भी रह रहा है और उसके सांस्कृतिक कल्चर को छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को हम सब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में है, यह सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन जीव अभ्यारण्य आते हैं। तो ये एक प्रकार का बायोडाइवर्स क्षेत्र है जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिल जाएगा, वन जीव अभ्यारण्य भी मिल जाएगा और एक जैव मंडल भी मिल जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में है। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस ये याद रखने की पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसमें मेनली ज़्यादातर थ्योरी है, तो बस थ्योरी थोड़ा समझना है, आसान भाषा में मैं समझा भी रहा हूँ। अब समझते हैं प्राणी जात और वनस्पति जात क्या होता है। तो कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, मतलब वैसा पौधा फिर और कहीं नहीं पाया जाएगा। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे या उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एक आपका गुजरात में है, तो वो शेर के लिए फेमस है, समझ में आ रहा है। जैसे कि बाघ के लिए आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वो फेमस है। तो किसी क्षेत्र में विशेष प्रकार का जो प्राणी पाया जाता है, विशेष प्रकार का पेड़ पौधा पाया जाता है, उसको प्राणी जात या वनस्पति जात बोलते हैं। जंतु को प्राणी जात बोल देंगे और पेड़ पौधे को वनस्पति जात बोल देंगे। विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज क्या हुआ? तो पौधे एवं जंतुओं की वह स्पेसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे वही जानवर पाया जाएगा, वही वनस्पति पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो उसको विशेष क्षेत्र स्पेसीज बोलते हैं। जैसे कि हम सब के बिहार के एक जिले भागलपुर में जर्दालू आम पाया जाता है, ठीक है। तो जर्दालू आम फिर और कहीं नहीं पाया जाता है, मतलब भागलपुर वाला क्वालिटी वाला और कहीं नहीं पाया जाता है। तो ऐसे चीज को हम सब विशेष क्षेत्र स्पेसीज में रखते हैं, चाहे वो जंतु का हो या पेड़ पौधा का हो। वन्य प्राणी अभ्यारण्य को समझते हैं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, जहां प्राणी एवं जंतुओं को मारना या शिकार करना पूर्णतः निषिद्ध रहता है, उस पर रोक लगा दिया रहता है, उस क्षेत्र को वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अभी मैं समझा दिया। तो यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठक का संरक्षण करने में पर्याप्त है। यह वनस्पति, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन था और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है।
तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म के टीके यानी सागौन के वन मिलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार का पेड़ पाया जाता है जिसका नाम सागौन है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रथम आरक्षित वन है, ये याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो कभी कभी नेशनल पार्क भी बीपीएससी पूछ लेती है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, ये सब बनाने का उद्देश्य यही कि पौधे और जंतु का संरक्षण करना। कुछ और फैक्ट इस वाले चैप्टर में दिए गए हैं। हमारी सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था। अगर आपसे चीता के संरक्षण की बात करें तो चीता का जो संरक्षण के लिए चलाया गया था वो 1952 ईस्वी में चलाया गया था प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? तो देशों में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना, मतलब उसकी जनसंख्या में ग्रोथ करना, उसका देखरेख करना, यही है। एक टर्म आएगा संकटपन्न जंतु। तो वे जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाए वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि डायनासोरस खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, लेकिन वो कभी थोड़ा होगा, तो थोड़ा बहुत जिसका संख्या बचा हुआ है उसको संकटपन्न जंतु बोलते हैं। ठीक है, एक है पारितंत्र। क्या है? तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्मजीव भूमि अजैव घटक जैसे कि जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब सब मिलकर जो बायोडाइवर्स बनाता है उसी को बोलते हैं। तो पारितंत्र का मतलब हो गया जितने भी प्राणी हैं, पौधे हैं, सूक्ष्मजीव है, ठीक है, जलवायु, भूमि, डेल्टा इत्यादि जितना भी आप पृथ्वी पे सब कुछ देख रहे हैं जहाँ पे लोग आराम से नेचुरली रह रहे हैं, तो वो सब मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करता है। अभी मैं बात किया कि वैसे प्राणी या पौधे जो कि संकट में है, तो उसका लिस्ट कहाँ बनेगा? तो एक बुक आता है रेड डाटा बुक। ठीक है, इसको IUCN संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सभी संकटपन्न स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि जब तक आप उसका डाटा एकत्र नहीं करेंगे तब तक आप उसको संरक्षित कैसे करेंगे, मेनली ये बात होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य मेनली क्या है कि आप सिर्फ लिस्ट तो नहीं बना सकते हैं, लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाने के साथ उस पर कैसे काम किया जाए जिससे कि उसकी जनसंख्या में ग्रोथ आए, उसका संरक्षण किया जा सके। तो रेड बुक डाटा जो है ये IUCN संस्था द्वारा जारी की जाती है। जितने भी संकटपन्न, ठीक है, संकटपन्न जितने भी पेड़ पौधे प्लस जंतु दोनों जो है उनका रिकॉर्ड किया जाता है रेड डाटा बुक में। प्रवासी पक्षी अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे पक्षी जो बहुत दूर क्षेत्रों से यात्रा करके आते हैं उसको प्रवासी पक्षी हम सब कहते हैं। पुनर्रोपण क्या होता है? तो काटे गए वृक्ष की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्ष का रोपण करना। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पुनर्रोपण। तो ये कुछ पौधे के एवं जंतु के संरक्षण के लिए थे। कुछ जो है एक्ट भी भारत सरकार द्वारा लाया गया था, तो इसको एक नज़र डाल लें। वन एवं वन जीव के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में भारत वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह क्वेश्चन में आया हुआ है। इसके अलावा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ये एक्चुअल में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसलिए लाया गया था ताकि आपको याद हो कि 1984 में भोपाल में जो गैस वाला आपदा हुआ था, तो उसके एवज में अगले 2 साल के बाद ये अधिनियम पास किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये मेनली इस वाले चैप्टर में बस इतना ही था, कोई खास चैप्टर ये नहीं था। तो जितना भी टर्म था मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कोशिका है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने लायक। तो कुछ थ्योरी भी है और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, लेकिन हमको कवर सारा करना है। कहाँ से कौन सा प्रश्न बीपीएससी पूछ ले इसका आपको पता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से पूछेगा। 25 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है। ठीक है, और वो जो 4 क्वेश्चन बचा है वो भी इसी से आया हुआ है, वो ढूंढा नहीं हूं मैं। तो 25 में से 21 क्वेश्चन तो मैं खोज चुका हूं, बस 4 क्वेश्चन में खोज करके फिर मैं आपको 25 का 25 बता दूंगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया हूं, क्लास 8 के बुक से आया हुआ था। बाकी क्लास 7, 9, 10 और 12 के बुक से कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है वो मैं बता दूंगा। बाकी जिसको 72वीं बीपीएससी का पूरा तैयारी करना है फुल फ्लेजेड, ठीक है, तो चूँकि 71वीं में मैं उतना पढ़ाया नहीं हूँ आप सबको, प्लस जो है टेस्ट सीरीज भी उतना अवेलेबल नहीं करवा पाया हूँ, लेकिन 72वीं में सब कुछ क्लियर रहेगा। जिसको भी एनसीईआरटी जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ इसके ऊपर एमसीक्यूज बनाने हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, सेक्शन टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है। ठीक है, पीटी मेंस दोनों का। ठीक है, तो ये आप जुड़ सकते हैं हमसे, और टेस्ट फी दिया हुआ है, एक बार आपको पेमेंट करना है। आप दिसंबर 2028 तक हमसे जुड़कर रह सकते हैं।
टेस्ट इंक्वायरी नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज़ कॉल ना करें, व्हाट्सअप कर लें, हम ही से डायरेक्टली बात हो जाएगा। ठीक है, बात वही होगा, बस टाइपिंग पे बात होगा। तो ये मेनली है, इसको आप सब पॉज करके देख लें, हर एक वीडियो में यही बताना पड़ता है। तो टेस्ट के लिए ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी से जिसको 72वीं बीपीएससी देना है, 71वीं वाले के लिए ये नहीं है, 72वीं बीपीएससी वाले के लिए है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी क्लास जो है वो ऋषभ बीपीएससी चैनल पे बीपीएससी का होगा। ठीक है, और बाकी जितने भी एग्जाम है उसका जितना भी क्लास है वो हमारे पुराने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा पे होता है। टेलीग्राम चैनल भी है ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा और ऋषभ बीपीएससी, इन दोनों पे पीडीएफ अवेलेबल रहता है। तो जितने भी क्लास होंगे, अगर उसका पीडीएफ चाहिए, जैसे इस एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा और ऋषभ बीपीएससी। बाकी इस टेस्ट मतलब इस वाले क्लास के ऊपर आपको एमसीक्यूज बनाना है, तो उसके लिए आपको पेड बैच से जुड़ना पड़ेगा, जिसका मैं इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, कल हम सब मिलेंगे एक शानदार चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है कोशिका। आप सब जरूर क्लास अटेम्प्ट करेंगे और सारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें, यहीं से 71वां में क्वेश्चन रहने वाला है। थैंक यू।